वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर तक अपन ने मॉडुलस के बारे में और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन को स्टार्ट करना है आर्गुमेंट से, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहली बात ये कि आर्गुमेंट होता क्या है, ठीक है कि नहीं है। आर्गुमेंट होता क्या है, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए z अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने आर्गेंट प्लेन में प्लॉट किया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने आर्गेंट प्लेन में प्लॉट किया। तो मान लो ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, है ना। और क्या है ये, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इस पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर बन जाएगा। OP ये क्या बन जाएगा, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बन जाएगा। अब आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये अपने पास रियल एक्सिस हो गई, ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, ठीक। अब आर्गुमेंट ये जो है, ये अपन निकालेंगे कैसे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को, जैसे ये थीटा जो एंगल है वही आर्गुमेंट है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए आर जी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आर जी। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हैं उसको अपन लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब अपन को ये एंगल निकालना है थीटा, कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस आयोटा y का मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, और या a दे रखा है तो a है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है, अपने पास b है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अपन को निकालना है। थीटा के सामने वाली साइड पता है और थीटा से लगी हुई साइड पता है। इसका मतलब अपन टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा अगर निकालोगे तो ये अपने पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है कि नहीं है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये इनवर्स क्या होता है ये अभी मैं थोड़ी देर से आपको बताता हूं। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। कैसे याद रखो, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है कि नहीं है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, अभी तो हाल फिलहाल आपको ये बता दिया है ना कि टेन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो z अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए कि 1 प्लस का रूट 3 आयोटा, और पूछा जाए कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, रूट 3, रियल पार्ट कितना है, 1। तो ये अपने पास क्या निकल कर आ गया, टेन इनवर्स का रूट 3, ठीक है कि नहीं। ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स का रूट 3। अब इनवर्स का मतलब क्या है कि टेन की किस एंगल पर वैल्यू रूट 3 होती है। ये जो लिखा हुआ ना टेन इनवर्स रूट 3, इसका मतलब आप ये समझो कि टेन की किस एंगल पर वैल्यू रूट 3 होती है। तो अपन जानते हैं कि टेन की 60 डिग्री पर वैल्यू रूट 3 होती है। तो टेन इनवर्स रूट 3 कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री। टेन इनवर्स रूट 3 कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री। यदि इसको अपन को रेडियन में लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़े हुए हैं तो क्या लिखेंगे इसको, पाई बाय 3। नहीं तो अपने पास डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ठीक है ना। तो 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3। अगर मान लो लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1, तो इसका मतलब क्या होता कि टेन की किस एंगल पर वैल्यू 1 होगी, तो अपन क्या बोलते, पाई बाय 4। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाती। अगर मान लो लिखा होता टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3, तो टेन की किस एंगल पर वैल्यू 1 बाय रूट 3 होगी, तो ये आ जाता अपने पास कितना, इसको ये कितना होगा 45 डिग्री में लिखें। इसको डिग्री में लिखेंगे तो कितना, 30 डिग्री। रेडियन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, पाई बाय 6, ठीक है कि नहीं, पाई बाय 6। और अगर नहीं जानते तो शॉर्ट में बता दूं
कि यदि मान लो डिग्री लिखी है, जैसे मान लो 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कोई भी एंगल है जो डिग्री में लिखा हुआ है, उसको यदि अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में अपन सीखेंगे ये चीज, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया आर्ग्यूमेंट, और इनवर्स का मतलब क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक गड़बड़ क्या है, जैसे मान लो ये तो मैंने बता दिया कि टेन जेड अगर 1+√3 आयोटा है तो उसका आर्गुमेंट कितना आएगा 60 डिग्री, मतलब 1π/3। अब यदि अपन जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -1 -√3 आयोटा, ये मान लो अपन ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -1 -√3 आयोटा। अब बोला जाए कि इसका आर्गुमेंट निकालो, तो इसका आर्गुमेंट थीटा है ना, थीटा का मतलब ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये अगर अपन निकालें तो ये क्या आएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, और रियल पार्ट कितना है -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अगेन ये क्या आ गया अपने पास, टेन इनवर्स √3, ठीक है कि नहीं है। और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली कितनी, 60 डिग्री या फिर π/3, है ना। तो इसका मतलब -1 -√3 का आर्गुमेंट कितना आ गया, π/3। लेकिन ये आंसर अपने पास गलत है, ये आंसर अपने पास गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो, यदि मैं -1 -√3 आयोटा को आर्गन प्लेन में प्लॉट करूं तो कहां आएगा वो देखिए, -1 नेगेटिव साइड, -√3 वाई एक्सिस में भी नेगेटिव साइड या इमेजिनरी एक्सिस में भी नेगेटिव साइड, यहां आएगा। तो ये अपने पास एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा या कॉम्प्लेक्स वेक्टर बनेगा, z इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा। अब आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से, हमेशा किससे देखना है अपन को, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, मतलब ये एंगल जो होगा वो कहलाएगा अपने पास आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये एंगल देखकर आपको लग रहा है कि ये 60 डिग्री होगा, है ना, ये 60 डिग्री तो नहीं रखता, दिख रहा, यहां से यहां तक ही अपने पास ये 180 आ गया, यहां से यहां तक ही 180 आ गया, और आंसर अपने पास क्या आ रहा था, √3। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो अब आर्गुमेंट निकालने के एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया, है ना, कि जो आर्गुमेंट है वो देखा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, पूरा प्रोसीजर क्या है वो अच्छे से समझिए आप। जैसे मान लो अपने पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ये अपने पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन चारों का डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि अपने पास आर्गुमेंट क्या निकल कर आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, मान लो यहां हुआ, ठीक है, तो अपने पास ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट थीटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे कहीं पे, तो अपने पास आर्गुमेंट ये एंगल कहलाएगा, इसको बोलेंगे थीटा। हमेशा कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो अपने पास यहां आएगा, और ये अपने पास पूरा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट थीटा कहलाएगा। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बनेगा, और इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है कि नहीं है, मतलब ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा अपने पास, थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर। अब अपन इसको कैसे निकालें, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में तो किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका तरीका क्या बनाया गया कि भाई जो आप निकालते हो ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, आर्गुमेंट का यही फॉर्मूला निकाला, उसको बोला थीटा मत बोलो, अभी उसको बोलो क्या अपने पास अल्फा, और क्या निकालो, टेन इनवर्स मॉड के अंदर बी अपॉन ए, मॉड के अंदर बी अपॉन ए। जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था आर्गुमेंट का, उसमें तो अपन ने निकाला था टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मॉड नहीं लगा हुआ था। अभी अपन को क्या निकालना है, मॉड के अंदर बी अपॉन ए, मतलब बी और ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये जो अपन एक्सप्रेशन निकालेंगे टेन इनवर्स मॉड के अंदर बी अपॉन ए, देखो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये जो अपने पास अल्फा निकल के आएगा ये हमेशा क्या बताएगा, इट इज दी एक्यूट एंगल, बहुत अच्छे से याद रखना, एक्यूट एंगल
बिटवीन, किस किस के बीच का एक्यूट एंगल होगा ये, इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन रियल एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो अपन अल्फा निकाल रहे हैं, क्या tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a, ये हमेशा अपन को क्या देगा, एक्स एक्सिस सॉरी रियल एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एक्यूट एंगल, ठीक है कि नहीं है, एक्यूट एंगल देगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पॉजिटिव रियल एक्सिस या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस, सिर्फ अपन को रियल एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एक्यूट एंगल लेना है। दो लाइनों के बीच में हमेशा कितने एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। अगर दो लाइनें राइट एंगल पे नहीं है तो एक एंगल अगर ये है तो दूसरा एंगल ये है, तो एक अगर एक्यूट बन रहा है तो दूसरा ऑब्ट्यूस बनेगा। अपन को हमेशा क्या लेना है, एक्यूट। ये क्या बताएगा, हमेशा अपन को एक्यूट बताएगा। तो अब चलो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि यदि अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब देखो ये एंगल तो एक्यूट बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्स एक्सिस के रियल एक्सिस के बीच में, ये एक्यूट बन रहा है। और यहां से अगर ये लेते तो ये क्या बनता अपने पास, ऑब्ट्यूस। लेकिन हमेशा ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यही एंगल क्या होगा अपने पास, अल्फा भी होगा, यही एंगल अल्फा होगा। यदि अपन बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि निकालना थीटा तो अपने पास ये है, मतलब आर्गुमेंट तो ये है, लेकिन जो अपन ने निकाला है अल्फा, वो क्या निकल के आएगा, ये एंगल एक्यूट एंगल निकल के आएगा या नहीं। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास ये रियल एक्सिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये अपने पास एक्यूट एंगल है, तो ये अपने पास अल्फा निकल के आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो ये अपने पास अल्फा निकल के आएगा। अब अपन को अल्फा से मतलब नहीं है, अपन को तो क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, मतलब अपने पास क्या, थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, अपने पास अल्फा के इक्वल आ जाएगा, यानी यहां से जो अल्फा कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास थीटा जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये क्या निकल के आएगा, देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, हमेशा अल्फा निकाल रहे हैं, है ना, मतलब ये एंगल निकल के आया, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर पूरा लेते तो 180 होता, हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए, तो ये एंगल क्या होगा अपने पास, 180 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब 180 को लिखेंगे क्या, पाई माइनस अल्फा, ठीक है कि नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास आर्गुमेंट क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो आर्गुमेंट क्या आएगा, देखो अपने पास जो निकल के आया वो ये एंगल आया है, लेकिन हमें चाहिए ये पूरा चाहिए, तो यहां से यहां तक तो 180 हो गया, पाई हो गया, और उसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, अल्फा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। और यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा, देखो अपन ने जो निकाला है वो ये एंगल निकल के आया है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, ये पूरा एंगल, हमें ये पूरा एंगल चाहिए या नहीं। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो पूरा अगर ले लेते अपन तो ये 360 एंगल हो जाता, 360 का मतलब हो गया 2 पाई, लेकिन उसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए या नहीं। तो 2 पाई में से क्या माइनस कर दोगे, अपने पास अल्फा। क्लियर है ये चीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आर्गुमेंट आपको निकालने को बोल रहा है, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है कि नहीं है। अब फिर अपन क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, थीटा नहीं निकलेगा, सीधे क्या निकलेगा अपने पास, अल्फा। और अल्फा किसके इक्वल लेना है, tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a, मतलब मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो जो अल्फा निकल के आया है, मान लो अल्फा की वैल्यू 30 निकल के आई, अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, 30 डिग्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट भी किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल, मतलब 30 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अपने पास आर्गुमेंट क्या आएगा, 180 माइनस 30, मतलब 150 डिग्री। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास आर्गुमेंट क्या आएगा, 180 प्लस अल्फा, मतलब 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो अपने पास आएगा 2 पाई माइनस अल्फा, दैट इज 360 माइनस 30, 330 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो आर्गुमेंट निकालते समय ये जरूर ध्यान रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अब आप देख रहे हो कि आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जो आर्गुमेंट की वैल्यू है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 2 पाई।
0 पे क्लोज्ड और 2 पाई पर ओपन। जैसे मान लो कि ये जो वेक्टर है वो घूमते 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 बिल्कुल इसी के पास आ जाएगा, है ना, कि अपने पास एंगल हो गया कितना कि 359.9999 डिग्री तक आ गए, है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन जब ये वेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ जाएगा तो इसको अब 360 नहीं बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 2 पाई तक हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें अच्छे से। अब मान लो कि जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या था, z इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा। अब इसका अपन को पूछा जाए कि आर्ग्यूमेंट क्या निकल के आएगा, तो अपन को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा। अल्फा किसके इक्वल, टेन इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट मतलब माइनस का 1। तो ये अपने पास निकल के आ गया टेन इनवर्स मॉड के अंदर √3, है ना, तो सिर्फ √3 आ जाएगा। और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी, पाई अपॉन 3, 60 डिग्री आएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जाए किस क्वाड्रेंट में है, तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अपने पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यदि रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि अपने पास रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और यदि रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आएगा अपने पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो सिंपल सी चीज है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन के अकॉर्डिंग वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से समझो कि अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकंड में, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में, और एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो फोर्थ में। अभी यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिंस z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो थीटा है मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये किसके इक्वल होगा, पाई प्लस अल्फा, और अल्फा अपन ने कितना कैलकुलेट किया है, पाई बाय 3। तो ये अब सही अपने पास आंसर क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3, ठीक है ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या बताया है, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दूं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दूं। और यदि रेडियन को किस में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं करना, जो पाई लिखा रहता है ना उसकी जगह 180 लिख देना। जैसे अपन को पता करना है कि 4 पाई बाय 3 ये एंगल डिग्री में कितना होगा, तो 4 पाई अपॉन 3 क्या बताया कि बस पाई की जगह 180 रख दो, तो 180 डिवाइडेड बाय कितना, 3 से कैंसिल किया कितना, 60, तो 4 इंटू 60 डिग्री, 4 इंटू 60 कितना आ गया अपने पास, 240 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सिंपल से कन्वर्जन है, शायद आपने 10th में पढ़े होंगे, और बाकी अपन 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो आई थिंक आपको ये आर्गुमेंट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मान लो अब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक दे रखा है कि z इज इक्वल टू 1 माइनस का 4 आयोटा, 1 माइनस का 4 आयोटा। अब अपन को इसका आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है कि नहीं है। अब अपने पास रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है -4, तो z किसको बिलोंग कर रहा है, रियल पार्ट पॉजिटिव है इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो इसका मतलब जो z है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है अपने पास, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। चलो ये तो पता लगा लिया। अब अपन नेक्स्ट क्या पता लगाएंगे, अल्फा। तो अल्फा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो टेन इनवर्स -4 अपॉन 1, तो ये अपने पास आ गया टेन इनवर्स मॉड के अंदर -4। ये क्या है, मॉड क्या करता है, माइनस खा जाता है। मॉड का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस नंबर का मैग्नीट्यूड बताना, तो -4 का जो मैग्नीट्यूड है वो +4 होगा, तो मॉड जो है वो माइनस खा जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स का 4, ठीक है कि नहीं है।
अब देखो tan इनवर्स रूट 3 आया था, तो अपन को ये पता है tan इनवर्स रूट 3 का मतलब क्या बताया कि tan की किस एंगल पर वैल्यू रूट 3 होगी, तो अपन को एंगल पता है 60 डिग्री पर। अगर tan इनवर्स 1 लिखा होता तो अपन बता सकते थे कि एंगल कितना आएगा 45, क्योंकि tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर। अब यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 4, अब आपको पता है क्या कि tan की किस एंगल पर वैल्यू 4 होती है, नहीं पता, तो इसको सिर्फ ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको सिर्फ अपन यहीं छोड़ देंगे। अब सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बिलोंग कर रहा है अपने पास, फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये निकल के आएगा, वो किसके इक्वल होगा 2 पाई माइनस अल्फा के इक्वल, तो 2 पाई माइनस का tan इनवर्स 4, ठीक है कि नहीं है, तो इसको अपन यहीं छोड़ देंगे। अगर एंगल पता होता कि भाई किस एंगल पर वैल्यू 4 होती है तो वो रख सकते थे, लेकिन अभी अपन को एंगल ही नहीं पता, इसलिए इसको अपन यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है ये चीज? चलो तो ये हो गया अपने पास आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर एक चीज और पूछी जाती है, क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। आर्गुमेंट को और क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट निकालो या एम्पलीट्यूड निकालो, सेम चीज है। तो अब अपने पास नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन में अपन को प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना होता है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या बोली गई? देखो, आर्गुमेंट की वैल्यू तो अपन ने देखी थी कि क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 2 पाई तक होती है। अब आर्गुमेंट की प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या बोली गई कि आर्गुमेंट की वो वैल्यू जो कि ओपन ब्रैकेट माइनस पाई से लेकर क्लोज ब्रैकेट पाई के बीच में हो। ओपन ब्रैकेट माइनस पाई से लेकर क्लोज ब्रैकेट पाई के बीच में अगर है एंगल, तो उसको अपन बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसके अंदर ये कुछ नहीं बोला गया कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। आर्गुमेंट पढ़ते समय अपन ने डेफिनेशन में क्या देखा था कि हमेशा अपन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में उन्होंने बोला कि भाई हमें उससे मतलब नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या फिर क्लॉकवाइज घूमो, हमें सिर्फ किससे मतलब है कि जो थीटा निकल कर आना चाहिए वो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को नेगेटिव एंगल का मतलब नहीं पता कि क्या होता है। देखो, एंगल जब अपन मेजर करते हैं तो दो लाइनों के बीच में एंगल मेजर किया जाता है ना, दो लाइनों के बीच में एंगल मेजर किया जाता है। अपन हमेशा क्या करते हैं कि ये जो अपने पास पॉजिटिव रियल एक्सिस मान लो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, इसको अपन बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस। मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये स्टेबल है, ये बिल्कुल यहाँ पे अपन ने फिक्स कर दी है। अब अपने पास ये मान लो एक दूसरी लाइन है, ये बिल्कुल इसी पे रखी हुई है। तो अब जो भी एंगल बताया जाएगा, जो भी एंगल बताया जाएगा वो इस लाइन से बनने वाला एंगल बताया जाएगा। अगर मैं यहां पर अभी रखूं बिल्कुल इसी पर, तो 0 डिग्री है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो रोटेट करते करते ये कुछ एंगल बन रहा है अपने पास। मान लो कि अपन ने इसको ऐसे रोटेट किया और ये एंगल अपने पास बन गया कितना? थीटा। ये एंगल अपने पास कितना बन गया? थीटा। तो जो अपन एंगल मेजर कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने पास देखो, जैसे मान लो यहां से घूमते 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 अपन यहां आ गए, तो इसका मतलब कितना एंगल अपन ने कवर किया? 90 डिग्री। तो इसको जब रेफरेंस एक्सिस माना है तो इसका मतलब जब यहां पर होंगे, जब अपना पेन यहां होगा तो अपने पास 0 डिग्री एंगल बनेगा, और यदि अपना पेन जो है वो कहां पे आ जाएगा? पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो एंगल कितना बनेगा अपने पास? 90 डिग्री। अब यहां के बाद भी अपने पास ऐसे घूमेगा और घूम गया तो कितना आ गया? अब देखो यहां से टोटल कितना हो गया अपने पास? 180 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास 180 डिग्री। जो भी चीज बेटा अपन बता रहे हैं वो हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, है ना। 0 से अपन यहां तक अगर आना चाहते हैं तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 180। अब यहां के बाद फिर यहां घूम जाए तो 90 और चले तो कितना हो गया अपने पास? 270 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ घूम गए तो जब वन कंप्लीट रोटेशन हो गया तो एंगल अपन ने कितना कवर कर लिया? 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास इस तरीके से चलता जाएगा। इसके आगे फिर से अगर घूम जाओगे तो 360 के बाद फिर से आप घूम लिए तो 360 में फिर 90 ऐड करते चले जाओगे, है ना। अब यहाँ पर अपन जो अभी घूम रहे थे वो कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज याद रखो, पूरी मैथमेटिक्स में 11th में 12th में पढ़ोगे
यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम के एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और यदि अपन क्लॉकवाइज घूमकर एंगल मेजर करें तो उसको क्या बोला जाएगा अपने पास, नेगेटिव। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में है ना कि ओरिजिन के ऊपर चलोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव या वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे चलोगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैथमेटिक्स में अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर करना है, और यदि क्लॉकवाइज घूमोगे तो अपन को एंगल नेगेटिव कंसीडर करना है। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो पॉजिटिव लिखते जा रहे थे, अब अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अपन ने अपना पेन यहां रखा है स्टैंडर्ड पोजीशन पे, रेफरेंस पॉइंट पे, रेफरेंस लाइन पे सॉरी। अब अपन अगर क्लॉकवाइज घूमे, ये कैसे घूम रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम के अपन यहां आ गए, तो इसका मतलब अपन ने 90 डिग्री एंगल तो कवर किया, लेकिन कैसे घूम के, क्लॉकवाइज घूम के, तो एंगल क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो अपने पास एक्सिस होगी, कौन सी, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस बोलो या नेगेटिव वाई एक्सिस बोल लो, इसको क्या बोलेंगे, -90 डिग्री। फिर अपन यहाँ के बाद फिर और यहाँ पे घूम गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना घूमे, 180, लेकिन किस डायरेक्शन में अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास, -180 डिग्री। तो अगर अपन क्लॉकवाइज घूम के, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आ रहे हैं तो ये +180 डिग्री वाली एक्सिस होगी, और यदि अपन कैसे घूम के आ रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम के आ रहे हैं तो ये नेगेटिव -180 वाली एक्सिस होगी। आ रही है बात समझ में। अब एंगल जो लिखा है -पाई से पाई, -पाई से पाई का मतलब क्या हो गया, -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो -180 मतलब यहां पर है, यहां से अब अपन ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, तो -180 में अपन ने कितना एंगल और ऐड कर दिया, 90 डिग्री, और प्लस का किया है, क्यों, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो -180 से अपन 90 से फिर यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब कितना आ गया, 0 डिग्री, 0 के बाद फिर 90, और 90 के बाद फिर अपने पास कहाँ पे, 180 पे। क्लियर है ये चीज। तो ये है पूरा अपने पास एंगल का फंडा। चलो बैक टू द टॉपिक। अपन क्या कर रहे थे कि अपने पास प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या बोला गया कि थीटा की वो वैल्यू जो कि -पाई से पाई के बीच में हो, उसको अपन को प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अब चलो उस हिसाब से अपन आर्गुमेंट निकाल लें, तो वही अपन 4 डायग्राम बनाते हैं अपने, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि अपना आर्गुमेंट क्या होगा। ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन को क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट, और याद रहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, बस अपन को क्या होना चाहिए कि अपना एंगल थीटा से मतलब -180 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये एंगल अपन को नजर आ रहा है, -180 से 180 के बीच में होगा, एक्यूट है, और यदि अपन क्लॉकवाइज घूम के निकालते तो ये 180 से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे घूमना पड़ेगा अपन को, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि अपन क्लॉकवाइज घूम जाएं इस तरीके से तो आपको एंगल क्या नजर आ रहा है, 180 से ज्यादा नजर आ रहा है, 180 तो यहां तक ही हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते अपन, तो अपन को कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये होगा आर्गुमेंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कैसा एंगल हो गया अपने पास, 180 से ज्यादा, तो इसको अब अपन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करोगे, कैसे रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज तो ये 180 से ज्यादा हो गया, इनफैक्ट 270 से भी ज्यादा हो गया, है ना, तो इसमें भी अपन एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, इसमें भी अपन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये अपने पास क्या निकल कर आ गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है कि नहीं है। अब अपन जो आर्गुमेंट निकालने का तरीका पढ़े थे उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है, अल्फा,
और अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ये बना लिया अपन ने, है ना, ये निकालते हैं अपन। अब अगर अपने पास, और ये एंगल क्या बताता है, एक्यूट एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो इसका मतलब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो अपने पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो अपने पास क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल। यदि मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अपने पास जो अल्फा निकल के आया है वो तो ये वाला एंगल है, लेकिन अपन को निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है। इसका मतलब अपने पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, पाई माइनस का अल्फा। ठीक है कि नहीं है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट बोले या प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले दोनों सेम होंगे, है ना। मैं लास्ट में भी टेबल भी बना दूंगा आर्गुमेंट की और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। अगर फर्स्ट या सेकंड में है तो ये आर्गुमेंट भी है और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। सिमिलरली ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यही आर्गुमेंट है और ये प्रिंसिपल का आर्गुमेंट भी है। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अपने पास आर्गुमेंट तो क्या निकल कर आया था, पाई प्लस अल्फा, है ना, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये निकल कर नहीं आएगा। अब देखो अपन ने जो अल्फा निकाला है वो तो हमेशा क्या बता रहा है अपने पास, एक्यूट एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने को प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल निकालना है। तो ये पूरा की पूरा 180, ये पूरा की पूरा कैसा 180, उसमें से क्या हटाना पड़ेगा अपन को, अल्फा। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में यदि है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा अपने पास, पाई माइनस का अल्फा। अब इसमें एक चीज देखो, अपन यहाँ कैसे घूमे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो अभी आपको क्या बताया कि एंगल नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो एक्चुअली क्या आएगा, माइनस टाइम पाई माइनस अल्फा। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो ये अपने पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और यही रियल एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा अपने पास, जेड अल्फा के इक्वल। अब क्योंकि अपन क्लॉकवाइज घूम के एंगल मेजर कर रहे हैं इसलिए क्या लेंगे अपन, माइनस अल्फा। ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्फा निकालने का प्रोसीजर दोनों में सेम है। अल्फा निकालने का प्रोसीजर आर्गुमेंट हो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो दोनों के अंदर सेम है। अंतर किसमें है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड में तो आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में दोनों डिफरेंट हैं। तो आई थिंक आप आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी को मैं समराइज वे में एक टेबल फॉर्म में बना देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको भी वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं, है ना। अब एक टेबुलर फॉर्म में सब चीजों को लिख लेते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद आर्गुमेंट ऑफ, या फिर लिखें आर्गुमेंट ऑफ जेड, और दूसरा अपने पास है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट क्या आएगा, अल्फा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आएगा अल्फा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट आएगा पाई माइनस अल्फा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अपने पास आर्गुमेंट तो आएगा पाई प्लस अल्फा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा, माइनस टाइम पाई माइनस अल्फा। इसी का नेगेटिव टाइम्स हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट वाले का। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट तो आएगा अपने पास 2 पाई माइनस अल्फा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस अल्फा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सभी केसेस में जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स मॉड के अंदर b अपॉन a, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास कंप्लीट थ्योरी हो गई किसकी, आर्गुमेंट की और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताऊं मैं, क्वेश्चन में कभी भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखकर नहीं आता कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो। कंपटीशन में, स्कूल में अगर वो लिखा है, लिख दे आपसे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालो, तो अपन को क्या निकालना है, हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वो बोलेगा नहीं आर्गुमेंट निकालने के लिए, है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए वो लिखेगा हमेशा क्वेश्चन में कि आर्गुमेंट निकालो। तो अपन को आर्गुमेंट नहीं निकालना, क्या निकालना है, सिर्फ
प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इससे आपको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप हमेशा क्या निकालोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आगे अभी अपन आज ही पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर पोलर फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आर्गुमेंट की जरूरत होती है। तो आर्गुमेंट में अपन ये नहीं लेते, क्या लेते हैं हमेशा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है ये चीज? तो चलो जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद बताते भी जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलो इस पे एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो इसकी अपन को प्रॉपर्टी भी देखनी है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि फाइंड दी आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। अभी मेरे जो है मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों अलग अलग चीज निकालियो। अब इसमें मत समझना कि आर्गुमेंट लिखा है तो आपने तो सर बताया प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल जो अलग से पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आएंगे उस टाइप के तो मैं आपको बताऊंगा। अब ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अपन को आर्गुमेंट निकालना और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ना भी अपन इसका रियल पार्ट बता सकते हैं ना तो इमेजिनरी पार्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। और रेशनलाइज हमेशा किससे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, 1 माइनस का आयोटा होल अपॉन ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, क्या बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 1/2 माइनस का आयोटा अपॉन 2। ठीक है कि नहीं है? अब अपन को इसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों निकालना है। दोनों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अल्फा की। अल्फा क्या है अपने पास, tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन एक्स, tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन एक्स। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस का 1/2, रियल पार्ट कितना है अपने पास 1/2। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, tan इनवर्स मॉड के अंदर -1। मॉड क्या करेगा, माइनस खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, tan इनवर्स का 1। क्लियर है ये चीज? अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई, π/4, क्योंकि tan की किस एंगल पर वैल्यू होती है 1, π/4 पे। तो tan अल्फा कितना आ गया अपने पास, π/4। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन को देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो सिंस z बिलोंग्स टू, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। तो सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, फिफ्थ फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये किसका साइन है, बिलोंग्स का, सेट्स में बताया था। देयरफॉर अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आएगा अपने पास, 2 पाई माइनस का π/4, दैट इज कितना, 7 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4। और इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या बताया है कि बस कुछ नहीं, पाई की जगह 180 रख दो। तो पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे तो ये पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा, है ना। 4 से कैंसिल कर लेना, तो 7 इंटू 45 डिग्री। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 270 प्लस 45 मतलब 315 डिग्री। ठीक है कि नहीं, 315 डिग्री। और यदि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछे तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस अल्फा। इसका मतलब माइनस का π/4 या फिर माइनस का 45 डिग्री, 180 अपॉन 4 माइनस का 45 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो ये पूरी थ्योरी थी किसकी, आर्ग्यूमेंट की और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज अच्छे से बेटा खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। जितना सब कुछ आपको समझाया है एक बार समझ के उसके बाद कॉपी पे बिना देखे सब कुछ करने की कोशिश करना कि क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं, है ना। कितना आप खुद से, मतलब ये समझो कि किसी और को आप समझा रहे हो, किसी और को समझा रहे हो, ये मान के आप कॉपी पे खुद करना। अगर आपको पूरा एज इट इज आपने लिख दिया तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप आर्ग्यूमेंट में और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कभी गलती नहीं करोगे, कभी भी इसमें गलती नहीं होगी, है ना। अब
नेक्स्ट अपने पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉडुलस की और कॉन्जुगेट की अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, उस पर क्वेश्चंस भी देखे थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी से ही होते हैं। ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है कि नहीं है? अब आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो लॉग जैसी ही चलेंगी, है ना। लॉग की अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, जैसे log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log x पे पावर n, तो n आगे आ जाता है। तो इसकी भी जो प्रॉपर्टी होंगी वो किसके जैसी होंगी, अपने पास log जैसी। ठीक, तो सबसे पहला अपने पास है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z पे पावर n, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई पावर लगी हुई है उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू कितना, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस का 2k पाई। अब ये 2k पाई का फंडा क्या है वो समझो जरा। ये 2k पाई का फंडा क्या है, ये 2k पाई क्यों ऐड किया है इसके अंदर, है ना। k जो है वो इसके अंदर अपने पास इंटीजर होगा। इस चीज की जरूरत आपको स्कूल में नहीं पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 2k पाई की जरूरत पड़ती है। अब इस 2k पाई का फंडा क्या है, अपन ने ये जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही समझना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अपन ने क्या पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो माइनस पाई से पाई तक होगी, माइनस पाई ओपन से लेकर पाई प्लस पाई तक होगी, है ना। अब मान लो कि यहाँ पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा, और इस पे पावर मान लो अपन ने लगा दी कितनी, 10। ठीक है कि नहीं है? अब इसका अपन ने ये z पे पावर 10 है। अब इसका अपन को आर्गुमेंट निकालना है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z पे पावर 10। ठीक है कि नहीं है? तो क्या होगा अपने पास आर्गुमेंट ऑफ, या इसको ऐसे लिख दो अभी, z जो है 1 प्लस आयोटा है तो अपन को z पे पावर 10 का निकालना है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से 10 आगे आ गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये लिखा जाएगा, और 10 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर? अब z का जब आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो ये आपके पास आएगा पाई बाय 4। इसको आप निकाल के देख लेना, ठीक है ना। तो पाई बाय 4 निकाला तो ये अपने पास आ गया 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। क्लियर है ये चीज? अब 5 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 5 बाय 2 मतलब 2.5 पाई हो गया। लेकिन अपने पास आना क्या चाहिए था, माइनस पाई से पाई के बीच में। इसका मतलब यहाँ तो गड़बड़ हो गई है। तो ये जो अपन 2 के पाई ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये पूरा जो आर्गुमेंट है, क्योंकि इसका अगर आर्गुमेंट निकाल लो तो 100% वो माइनस पाई से पाई तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ अपन ने देखा कि ये तो पाई से ज्यादा आ गया। तो इसको अपन को क्या करना है, रेंज में लाना है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि 2 पाई का इंटीग्रल जो है वो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू इंटीजर है और ये अपन को अपनी इच्छा से लेनी है। अपन k की वैल्यू मतलब जरूरत के हिसाब से पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो देखो अपने पास जैसे क्या आ गया 2.5 पाई, है ना, ये आ गया अपने पास। इसके अंदर अपन क्या करेंगे 2k पाई। अब ये बताओ कि इसको अपन को माइनस पाई से पाई के बीच में लेके आना है तो अपन k की क्या इंटीग्रल वैल्यू लें। यदि k की वैल्यू आपने 1 ली तो यहाँ पे क्या होगा 2.5 पाई प्लस 2 पाई, लो और बढ़ गया 4.5, 4.5 पाई हो गया ये। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर अपन k की वैल्यू यदि -1 लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2.5 पाई माइनस का 2 पाई। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.5 पाई, और 0.5 पाई का मतलब पाई बाय 2 हो गया, और पाई बाय 2 जो है वो इस इंटरवल में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अपन को k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -1 लेनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर अपन से पूछा होता कि z पे पावर 20 का निकालो, तो यहाँ पे 20 आता, तो 20 इंटू पाई बाय 4 ये कितना आ जाता अपने पास 5 पाई आ जाता। अब 5 पाई आ गया तो इसको अपन को रेंज में लेके आना है, तो 5 पाई प्लस का 2k पाई। अब k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी अपन को, माइनस का 2। k की वैल्यू क्या लोगे इसमें, माइनस का 2। -2 अगर रखोगे तो 5 पाई माइनस का 4 पाई कितना बचेगा, पाई। पाई हो सकता है अपने पास, ठीक है कि नहीं है। तो रेंज में लाने के लिए अपन 2k पाई को ऐड करते हैं। आ रही है बात समझ में? और k की वैल्यू अपन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं कि अपना काम
किससे बन जाएगा, के की अपन को क्या वैल्यू लेनी है, जरूरत के हिसाब से अपन वैल्यू लेते हैं। तो जितने भी एक्सप्रेशन में मैं 2k पाई लिखूंगा उसका मतलब हमेशा क्या समझोगे कि इसको रेंज में लाने के लिए 2k पाई जो है वो ऐड किया जा रहा है। क्लियर है? 2k पाई का मतलब सिंपल ये है कि 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, 2 पाई का क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट अपने पास, और ये देखो लॉग जैसी प्रॉपर्टी है कि ये लॉग में क्या होता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर लॉग का वीडियो लेक्चर आपने देखा है कि लॉग x पे पावर n लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट पे जब कोई पावर होती है तो वो आगे पहुंच जाती है, तो n इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, ये log x आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली log m इंटू n लिखा हो मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 लिखा हो, तो ये अपने पास क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस का आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है कि नहीं है, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z2 और प्लस का 2k पाई। 2k पाई का मतलब समझ ही रहे होगे, मान लो ये अपने पास आ गया 120 डिग्री, ये आ गया 150 डिग्री, तो टोटल तो हो गया 270, लेकिन z1 इंटू z2 खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z1 इंटू z2 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके z। तो अब इस z का जो आर्गुमेंट है वो तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगा, तो ये माइनस पाई से पाई के बीच में, और यहाँ पे आपने देखा कि 120 प्लस 150 270 हो गया, तो इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई, तो अपन को क्या करना पड़ेगा उसमें 2 पाई ऐड या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसी के लिए बार बार अपन 2k पाई लिख रहे हैं। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, मतलब डिवीजन में हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या करेंगे, तो log m अपॉन n, ये क्या होता है log m माइनस log n, तो क्या आ जाएगा अपने पास log ऑफ z1 माइनस का log ऑफ z2 और प्लस का 2k पाई। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास तीन प्रॉपर्टी जो है वो कैसी हो गई, log के जैसी हो गई। नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा। अब इसमें एक चीज और समझो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, स्टार बना के नोट कर लेना, ये पहले ही कर लेना, प्रॉपर्टी से पहले ही नोट कर लेना। मैंने आपको आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का तरीका बताया, वो तरीका किसके लिए है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में हो, किसी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में। इसके अलावा ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्सिस पर हो, रियल एक्सिस पर या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर। मान लो एक अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया क्या 4, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आर्गेन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो ये बनेगा या नहीं, ये बनेगा, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट अपन क्या बोलेंगे, इसका आर्गुमेंट बोला जाएगा अपने पास 0, क्योंकि ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 0, इसका आर्गुमेंट भी 0 होगा और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी 0 होगा। ठीक है ना। यदि मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास दिया होता 2 आयोटा, अब 2 आयोटा मतलब प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी में भी रियल पार्ट कैसा है अपने पास पॉजिटिव है, इसको यदि आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा, यहाँ पर अगर आ रहा है तो बताओ ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका आर्गुमेंट अपने पास क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो वो भी कितना होगा अपने पास पाई बाय 2। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहां पे आ जाएगा अपने पास नेगेटिव रियल एक्सिस पर, तो अब इस कंडीशन में जो आर्गुमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब पाई पाई, है ना। और अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा पाई। क्लियर, आर्गुमेंट भी पाई और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी पाई। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस पर हुआ, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस पर हुआ, मान लो z अपन को दे रखा है माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, तो z अगर अपने पास नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे हुआ तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट होगा वो तो हो जाएगा 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाय 2, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो इसके अंदर होगा माइनस का 90 या फिर माइनस का पाई बाय 2। ठीक है कि नहीं। अब इसमें चेंज क्यों हो रहा है, आर्गुमेंट निकालते समय हमेशा अपन को एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, तो ये अपने पास क्या हो गया आर्गुमेंट,
लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट की शर्त क्या थी कि एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के तो एंगल 270 हो रहा है, तो कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में होते हैं तो जो अपन ने तरीका पढ़ा था कि पहले अल्फा निकालो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट निकालो, उसके हिसाब से अपन आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस पर होता है तो अपन आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। उसके अंदर अपने पास अल्फा वाला जो तरीका है वो काम नहीं आएगा, सीधे रियल अगर प्योरली रियल है, देखो ऐसे याद रखो, प्योरली रियल है। अब प्योरली रियल में भी रियल पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा, एंगल कितना हो गया, 0, आर्गुमेंट आ गया 0। अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया, 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी में दो केस बन सकते हैं, या तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा। अब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो एंगल कितना हो गया, आर्गुमेंट कितना हो गया, π/2, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी π/2। और यदि अपने पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा -π/2 और आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, 3π/2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेक्टर कहां बनेगा अपने पास, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। क्लियर है बच्चों ये चीज। चलो अब अपन को निकालना है आर्गुमेंट ऑफ -z। तो आर्गुमेंट ऑफ -z क्या आएगा अपने पास, देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू z, ये लिख सकते हैं अपन। अब आर्गुमेंट ऑफ -1, आर्गुमेंट ऑफ क्या, -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ कितना, z, ये लिखा जाएगा या नहीं, लॉग ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। अब -1 जो है प्योरली रियल है और रियल पार्ट नेगेटिव है तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, पाई। तो इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो याद रखो कि आर्गुमेंट ऑफ -z इक्वल टू पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, इसकी कई बार जरूरत पड़ती है, ये अपन को याद रखना है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि आर्गुमेंट ऑफ -z जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, ये क्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देखो डायग्राम से भी समझ सकते हो, मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। z अपने पास अगर ये है, ठीक, और इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यहां आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, आर्गुमेंट कितना हो गया, -थीटा, ठीक है कि नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो इसका आर्गुमेंट नीचे आता थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसका जो आर्गुमेंट है वो पाई माइनस अल्फा, और इसका जो आर्गुमेंट होगा वो माइनस टाइम पाई माइनस अल्फा, है ना। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू क्या, आर्गुमेंट ऑफ माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। करने को इसमें भी अपन 2k पाई, यहाँ भी 2k पाई ऐड करेंगे, वहां पे भी 2k पाई ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा दे नहीं रखा z के फॉर्म में तो अपन ये भी ले सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। इसको मैथमेटिकली समझना हो तो कैसे समझोगे, देखो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होता है, मॉड z स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने कॉन्जुगेट में भी देखी थी और ये अपन ने मॉडुलस में भी देखी थी। दोनों साइड क्या करो, आर्गुमेंट ले लो, तो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ मॉड z का स्क्वायर, ये आएगा या नहीं। लेफ्ट में अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 वाली, तो इसको लिखा अपन ने आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू, अब आर्गुमेंट ऑफ मॉड z का स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी लिखी है मॉड z का स्क्वायर, ये हमेशा अपन को क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या नहीं। अब ये अपने पास मान लो एक पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है, मान लो 10 लिखा हुआ है, तो 10 का यदि आर्गुमेंट निकालोगे तो 10 जो है पॉजिटिव है, प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0।
तो ये कितना आ गया अपने पास 0। तो यहां से भी अपने पास आ गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट जो है वो माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल। ठीक है कि नहीं है? कुछ कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है कि माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस का 2k पाई, है ना। यहाँ पे लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना, 2k पाई। वास्तव में तो यही सही है, एक्चुअल में तो यही सही है ना। लेकिन अपन को जरूरत इसकी पड़ती नहीं है, अपन यहाँ पे 0 लेते हैं। तो कई जगह अगर यदि लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे अपन, माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है ना। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अपने पास सिक्स्थ, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z लिखा हुआ हो, है ना, z के संग आयोटा का मल्टीप्लाई हो, इसको अपन क्या लिखेंगे? तो इसमें देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये लिखा जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये लिखा जाएगा। आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा अपने पास, π/2, है ना, क्योंकि आयोटा जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो ऊपर आएगा पॉजिटिव रियल इमेजिनरी एक्सिस पर, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा तो आर्ग्यूमेंट π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है कि नहीं? और यदि अपने पास लिखा हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का आयोटा z, माइनस का आयोटा z, ठीक, तो यहां पर अपने पास क्या लिखेंगे इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट लिखना है। अब आर्ग्यूमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो माइनस का π/2 प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है कि नहीं है? ज्यादातर अपन को, ज्यादातर क्या आप ये मान के चलो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेना है अपन को, है ना। आर्गुमेंट भले ही आर्गुमेंट लिखा हो अपन को, तो क्या लेके चलना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये आ गया। एट्थ अपने पास कि z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, हुज आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसमें सिर्फ 0 प्लस 0 आयोटा इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या z इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं अकेला, कि 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होगा। देखो 0 प्लस 0 आयोटा को यदि आर्ग्यूमेंट आर्गेन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो सिर्फ ये आएगा, एक पॉइंट आएगा ओरिजिन, है ना, एक पॉइंट आएगा। अब कोई पॉइंट किसी लाइन से कोई एंगल तो बनाता नहीं है, इसलिए अपने पास इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा। बाद बाकी के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सबका आर्गुमेंट डिफाइंड होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास क्या हो गई, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। देख लेता हूं और कुछ तो नहीं बच रही अपने पास। और कोई प्रॉपर्टी इस टाइप से बची नहीं है, है ना। अब जैसे एक ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z करके लिखा हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है ना। अब 1 पॉजिटिव नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास सारी हो गई आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी। इसको अच्छे से नोट करो, है ना, और इसको याद भी रखना है आपको। इन प्रॉपर्टी के ऊपर स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में, बिट्स प्लानी में, इनमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कूल में तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे कि भाई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, लो माइनस का 2 प्लस का 2√3 आयोटा। अब बोलेंगे इसका है ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल। स्कूल में सिर्फ इतना सा आएगा। स्कूल में अपन को प्रॉपर्टी का ज्यादा कोई खेल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन अगर करानी हो तो ऐसा दे दे कि z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बोले इसका जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें प्रॉपर्टी मत लगाना। ठीक है ना, स्कूल में अगर करो तो प्रॉपर्टी मत लगाना,
है ना, कुछ स्कूल वालों को पता होती है नहीं होती है, तो आपको इसको क्या करना, पहले इसको होल स्क्वायर खोल लेना, फिर रेशनलाइज कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओगे, उसके बाद फिर आर्गुमेंट निकाल देना, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपने पास आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या स्क्वायर रूट, रियल नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाला है ना। जैसे बोला जाए कि भाई 9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 9 का स्क्वायर रूट अपन क्या बोलेंगे 3। अगर बोला जाए कि 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या बोलेंगे अपन इसका 2। अब अपन से बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z का अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, a प्लस आयोटा b, कुछ भी हो सकता है, a प्लस आयोटा b भी हो सकता है और a माइनस आयोटा b भी हो सकता है, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। अब पहली बात तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है ये क्या रियल नंबर आएगा या फिर प्योरली इमेजिनरी आएगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अपन को ये पता करना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या प्योरली रियल आएगा या प्योरली इमेजिनरी आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, या फिर हो सकता है कि तीनों में से सर कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है ना, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। तो पहले तो ये पता करें, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कभी भी प्योरली रियल नहीं हो सकता, वो कभी भी प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता। अब इसका प्रूफ देखो क्यों नहीं हो सकता। देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, ये जो 3 है वो 9 का क्या स्क्वायर रूट है, मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आना चाहिए, है ना। 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आना चाहिए 4, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है या नहीं। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि x एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आ रहा है y, तो जब y का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आना चाहिए अपने पास, x आना चाहिए। तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है अपने पास a प्लस आयोटा b, अब इसका स्क्वायर रूट यदि प्योरली रियल आ गया, मान लो अपने पास x एक प्योरली रियल नंबर है, x जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो x का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, a प्लस आयोटा b आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आएगा। यदि मान लो अपने पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया, ठीक है कि नहीं है। अब अगर a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट क्या है, आयोटा x, तो इसका मतलब आयोटा x का स्क्वायर करने पर a प्लस आयोटा b आना चाहिए। अगर आयोटा x का अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आयोटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा या नहीं, नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात तो तय है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, प्योरली नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब निकालें कैसे, निकालने का तरीका, तो निकालने का तरीका क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, है ना। a प्लस आयोटा बी करके कुछ अपन को फॉर्मूला नहीं ड्राइव करना है, इसका प्रॉपर तरीका क्या है, फॉर्मूला जो है वो बहुत गंदा सा आता है, तो अपन फॉर्मूला नहीं याद करेंगे और ना आप स्कूल में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कंसीडर z इज इक्वल टू माइनस का 3 या 3 माइनस का 4 आयोटा, ठीक। तो इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब फाइंड रूट z, ये अपन को निकालना है, क्लियर है ये चीज। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो अपन को निकालना क्या है, z का स्क्वायर रूट मतलब 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। और ये अपन ने देख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसको अब अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है,
अगर आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहां पर आप प्लस नहीं लेके क्या लोगे, माइनस। और यदि आयोटा का कोफिशिएंट कैसा है, प्लस है, तो क्या लोगे यहाँ पे, प्लस। जो साइन यहाँ पर है वही यहाँ पे होगा। अगर मान लो रियल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे -3 + 4 आयोटा लिखा हो, -3 -4 आयोटा लिखा है ना। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसका साइन देखना है, इसका आयोटा का, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो लिखा होता कि √ऑफ -3 प्लस का 4 आयोटा, तो अपन क्या मानते, x प्लस आयोटा हुआ, ठीक है कि नहीं है। अगर लिखा होता 3 + 4 आयोटा, तो भी अपन क्या मानते, x प्लस आयोटा हुआ है। रियल पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है, आयोटा के कोफिशिएंट से। अगर आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, आयोटा का कोफिशिएंट यदि नेगेटिव होता तो अपन क्या लेते, नेगेटिव। अभी यहाँ पर कैसा दे रखा है अपने पास, नेगेटिव दे रखा है, तो अपन क्या लेके चलेंगे, x माइनस का आयोटा y, ठीक है ना। अब अपन को ये पता लग गया कि 3 - 4 आयोटा का ये स्क्वायर रूट है, तो अपन को यार x और y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। x और y कितने अननोन है अपने पास, 2 अननोन है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। अब 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, अपन दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट में से तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3 - 4 आयोटा। राइट में अपने पास क्या आएगा, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये अपने पास आ गया 3 माइनस का 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर माइनस का 2xy आयोटा। जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, वैसे ही ओपन कर दिया। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर, आयोटा y का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 और y का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा -y स्क्वायर और माइनस का 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस का 4 आयोटा। अब इसी एक इक्वेशन से अपन को x और y में 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। दोनों साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का रियल पार्ट कंपेयर करें, दोनों का इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, दोनों इक्वल दे रखे हैं ना। तो इसका मतलब जब अपन कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ रियल पार्ट कितना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये बनी अपने पास पहली इक्वेशन। उसके बाद यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो माइनस का 2xy, यहाँ पे कितना है, माइनस का 2xy, और यहाँ कितना है अपने पास, माइनस का 4, तो माइनस का 2xy इक्वल टू -4, माइनस माइनस फिर टू हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2xy, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। अब x और y में 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इनको भी सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन को पता है, 2xy पता है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये निकालेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि देखो ये निकल के आ गया, मान लो इसकी वैल्यू 10 आ गई, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दोनों को जब ऐड करोगे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीधे एक्स आएगा, और यदि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई आ जाएगा। तो अब अपन क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कैसे निकलेगा ये, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। देखो इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 4, तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का, और रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुल मिला के रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये याद रखना है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2xy कितना है 4, इसका स्क्वायर 16, तो ये आ गया 25, और 25 का रूट कितना लोगे 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया अपने पास बेटा 5, तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब अपन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेके चलते हैं। नाउ अब अपन किसको लेके चलेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, तो फर्स्ट प्लस थर्ड कर दो पहली बार,
दोनों को ऐड करें, तो दोनों को ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² इक्वल टू 2x², दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना 8, तो x² कितना आ गया अपने पास 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास +-2, ठीक है कि नहीं है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो अब अपन क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन माइनस का फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से ये माइनस करोगे तो अब देखो x² कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस y² 2y² और 5 माइनस का कितना 3, तो ये आ जाएगा 2, तो y² दिस इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई +-1, ठीक है ना। तो ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है ये चीज। अब अपन ने स्क्वायर रूट क्या माना था, 3 - 4 आयोटा का स्क्वायर रूट अपन ने क्या माना था, x माइनस का आयोटा y, यही कंसीडर किया था। x की वैल्यू क्या रखोगे +-2 माइनस टाइम्स y की जगह +-1, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अपने पास 2 माइनस का आयोटा, तो 3 - 4 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा अपने पास 2 माइनस का आयोटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जैसा मैं बोल रहा था, ये अगर इसका स्क्वायर रूट है मतलब इसका स्क्वायर करने पर 3 - 4 आयोटा आना चाहिए, वो करके देख लो आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। अगर मैं प्लस का 2 माइनस आयोटा लेकर चलूं और इसका स्क्वायर करूं तो क्या आना चाहिए अपने पास 3 - 4 आयोटा। यहाँ से ये चेक भी कर सकते हो कि आपका स्क्वायर रूट जो निकल कर आया वो सही है या गलत है। तो देखो अगर पॉजिटिव लेते हैं और स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, और इनफैक्ट यदि आप नेगेटिव लेते हो और इसका स्क्वायर करते हो तो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ की साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपन प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, प्लस लेकर भी सही आंसर आएगा, माइनस लेकर भी सही आंसर आएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस का 1 माइनस का 4 आयोटा, दैट इज 3 माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है ये चीज, नोट करें इसको, है ना। तो ये तरीका है अपने पास किसका, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने को। अपन इसके एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं लेकिन वो बहुत ही घटिया फॉर्मूला बनता है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो अपने पास मेथड है वो याद रखें आप, ठीक है ना। तो नोट कर लें इसको। अब स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका और हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक तरीका तो जो बताया वो हो गया, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप ऐसा अगर करो कि 7 + 4 आयोटा जो लिखा हुआ है, 7 + 24 आयोटा, ये जो लिखा हुआ है, इसको यदि अपन किसी चीज के स्क्वायर में एक्सप्रेस कर दें, मतलब इसी को थोड़ा सा अपन दिमाग लगाकर a प्लस आयोटा बी के होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दें, तो अपन को स्क्वायर रूट लेना था इसका, इसका क्या लेना था, स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगा दो और यहाँ पर a प्लस का आयोटा b, ठीक है कि नहीं है। एक चीज याद रखना, रूट के अंदर 9 लिखा है तो अकेला क्या बोलोगे +3, ना कि +-3। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अपन प्लस माइनस लगा रहे हैं, रियल नंबर के केस में प्लस माइनस नहीं लगाने का, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा। अब ये अपना दिमाग चलना चाहिए कि 7 + 24 आयोटा को अपन इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है कि नहीं है। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो आप कर लोगे। अब कैसे हो इसमें, तो इसके लिए देखो एक तरीका क्या होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट है ना, आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका क्या करो, हाफ। तो आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 24, इसका हाफ करोगे क्या 12। अब 12 के अपन को दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उन फैक्टर के स्क्वायर का सम या डिफरेंस ये होना चाहिए रियल नंबर, उन फैक्टर के स्क्वायर का सम या डिफरेंस ये रियल नंबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो अपन ने 4 और 3, ये अपन ने क्या बनाया, इसके फैक्टर बना लिए, 4 3 × 12 होता है, और 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 7, है ना। 16 - का 9 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा, लेकिन स्कूल में बिल्कुल नहीं करना इस तरीके से, स्कूल में तो अपन को प्रॉपर जो मेथड है उसी तरीके से करेंगे। 7 + 24 आयोटा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे,
कि 4 और 3, तो देखो या तो अपने पास 4 प्लस 3 आयोटा है ना, या फिर अपने पास 3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि ये तो अभी पता नहीं लगा ना कि रियल पार्ट 3 लेना है या इमेजिनरी पार्ट 3 लेना है ना, इनमें से कौन सा रियल लेना है कौन सा इमेजिनरी। अब देखो अगर मान लो इसको आप इसका स्क्वायर लिखते हो तो देख लो जरा, चेक कर लो कि इसका स्क्वायर करने पे ये आएगा या नहीं। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और 7 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, 7 प्लस 24 आयोटा, ये तो दे रहा है। और अगर इसको लेके चलते तो 9 माइनस का कितना 16, तो 9 माइनस 16 कितना होता है -7, अपन को क्या चाहिए +7, इसलिए क्या लेंगे अपन, ये लेंगे, इसको नहीं ले सकते। तो अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या कि 7 प्लस 24 आयोटा को क्या लिख देंगे अपन 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो +-4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, 3 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। अब इसका निकालना है अपन को स्क्वायर रूट। तो देखो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4, तो 4 का आधा करो, 4 का आधा कितना होगा 2। अब 2 के फैक्टर करो तो 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो 1,2। अब देखो इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है या, तो बिल्कुल आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहीं से पता लग जाएगा अपन को +3 लाना है या -3, +3 लाना है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब रियल पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट 1। यहां पर अगर -3 -4 आयोटा होता, -3 माइनस का 4 आयोटा, मतलब रियल पार्ट नेगेटिव लाना है, तो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब अब रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 2। तो इसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करके यही आ रहा है, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये अपने पास आएगा प्लस माइनस का 2 माइनस आयोटा, ठीक है कि नहीं। और यहीं पर मैं क्या बता रहा हूं कि अगर लिखा होता -3 माइनस का 4 आयोटा, तो अब इसको अपन क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -3 आना है, तो अब इसका स्क्वायर रूट अगर लिख लेते अपन तो क्या आता प्लस माइनस का 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर माइनस आयोटा प्लस रूट के अंदर आयोटा, रूट के अंदर माइनस आयोटा प्लस रूट के अंदर आयोटा, हमें दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, आयोटा का भी और माइनस आयोटा का भी, ठीक। तो अब इसको अपन वही ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, अपने जो मेथड किया था अपन ने। अपन सबसे पहले तो निकालते हैं आयोटा का स्क्वायर रूट। अब देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्या अंतर पड़ेगा, अगर आयोटा का रूट निकाल रहे हो तो इसको अपन a प्लस आयोटा भी मानेंगे, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब भी इसका स्क्वायर रूट जो है वो प्योरली इमेजिनरी नहीं आएगा, आएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है कि नहीं है। और यदि अपन को माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना होता तो यहाँ पर बस क्या ले लेते हैं अपन a माइनस आयोटा b, मतलब a और b तो सेम रहेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ये का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस अंतर किसका आएगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है कि नहीं है। तो चलो ये निकालते हैं अपन रूट के अंदर आयोटा, तो स्क्वायरिंग करो तो आयोटा दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो क्या आएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना आयोटा। दोनों साइड अपन ने कंपेयर किया तो ऑन कंपेयरिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 0, ठीक है कि नहीं है, एंड 2ab ये कितना हो गया अपने पास, इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 2ab, दिस इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, बिना कुछ दिमाग लगाए कि सर यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो a इक्वल टू प्लस माइनस बी, कुछ दिमाग नहीं लगाओ, ये लिखा है, आप तो सीधे क्या निकालो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को प्रैक्टिस में रखो। ये किसके इक्वल बताया है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया कितना 1। तो तीसरी इक्वेशन अपने पास बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दो, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1। तो a स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास प्लस माइनस 1/√2। ठीक है कि नहीं, प्लस माइनस का 1/√2। और सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन माइनस दिस, तो ये हो जाएगा अपने पास 2b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास प्लस माइनस का 1/√2। ठीक, तो a की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√2 और b की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है ना। अब अपन को स्क्वायर रूट लिखना था, तो देयरफॉर रूट के अंदर आयोटा इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2, और यहाँ पे प्लस ही लिया था क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट प्लस है, प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स आयोटा, ये आएगा या नहीं, है ना। क्या कॉमन आ रहा है प्लस माइनस 1/√2, तो अपन ने प्लस माइनस 1/√2 कॉमन लिया, क्या बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब इसका स्क्वायर करके देख लेना, प्लस लेके या माइनस लेके क्या आएगा आयोटा आएगा। और एंड अब अपन को रूट के अंदर माइनस आयोटा निकालना है, तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, यहाँ जो अपन प्लस लेके चले थे क्या लेके चलते माइनस, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस का 1/√2 और माइनस टाइम्स प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। ठीक, इसमें से भी प्लस माइनस 1/√2 कॉमन लिया, तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस का आयोटा। दोनों को ऐड करने को बोल रहा है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे मतलब रूट आयोटा प्लस रूट के अंदर माइनस आयोटा। तो देखो दोनों को जब ऐड करोगे दोनों से प्लस माइनस 1/√2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा प्लस का 1 माइनस का आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, प्लस माइनस 1/√2 इंटू 2 से इसको कैंसिल किया तो प्लस माइनस का √2। तो ये आ गई अपने पास रूट आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा। देखो कितना सही आ रहा है, रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा की वैल्यू कैसी आ रही है, रियल आ रही है, प्योरली रियल। ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जरूरत जो है अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अभी वो क्वेश्चन नहीं करवाए जिसके अंदर जो कोफिशिएंट है वो खुद कैसे होंगे अपने पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना। 11th में एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे मान लो अभी अपन करेंगे नहीं, जैसे मान लो दे रखा है कि आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, बोला जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, तो अपन फैक्टर तो कर नहीं सकते, धराचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो धराचार फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है, ये होता है धराचार फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपने पास देखो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, बी की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, ए की वैल्यू है आयोटा और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मान लो इसको कैलकुलेट करके आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 5 + 12 आयोटा। ठीक है ना, मान लो ये कैसा आ गया 5 + 12 आयोटा। तो अब अपन को क्या जरूरत पड़ेगी कि 5 + 12 आयोटा का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ाना था। अब अपन स्क्वायर रूट निकालना सीख लिए हैं, तो 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्वेश्चन अपन अगले टर्न पे करेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करें। जैसे सिंप्लीफाई रूट के अंदर 5 + 12 आयोटा प्लस रूट के अंदर 5 - 12 आयोटा होल अपॉन रूट के अंदर
5 प्लस 12 आयोटा माइनस रूट के अंदर 5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है ना, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूं। चलिए, अपन को यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट और एक 5 माइनस 12 आयोटा। दोनों में रियल और इमेजिनरी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस अंतर किसका, माइनस का। तो अपन को दो अलग अलग स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो मानोगे क्या, a प्लस आयोटा भी, है ना। और अगर 5 माइनस 12 आयोटा तो a माइनस आयोटा भी, मतलब रियल भी सेम रखोगे और इमेजिनरी पार्ट भी सेम रखोगे, बस अंतर किसका आएगा, यहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो चलो निकालते हैं 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो अब वही ट्रेडिशनल तरीका अपने पास है ना। इसको चलो देखो, डायरेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। 12 है इमेजिनरी पार्ट, इसका आधा करो, कितना आएगा अपने पास 6। अब 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 3। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए अपने पास, प्लस का 5। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस 5 आएगा, गलत हो गया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, ये 5 आएगा या नहीं। तो देयरफॉर क्या कि 5 प्लस 12 आयोटा को अपन क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देख लो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। और जो लिखा हुआ है 5 माइनस का 12 आयोटा, इसको क्या लिखा जाएगा अपने पास, 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा। इसमें ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस। ठीक है ना, तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। लेकिन स्कूल में अगर आएगा तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, स्कूल में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। स्कूल में करने का तरीका अपना वही ट्रेडिशनल तरीका। क्या होगा अपने पास, 5 प्लस 12 आयोटा है तो स्क्वायरिंग करी, 5 प्लस 12 आयोटा दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा, ये आएगा। कंपेयर करो, रियल पार्ट कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट मतलब 2ab, ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 12 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है कि नहीं। अब अपन को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ये किसके इक्वल है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 144। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, स्कूल के एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, बताओगे कि सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन में फॉर्मूले लिख दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, स्कूल में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें भी स्किप थोड़ी ना करोगे, ये पूरा लिख के बताओगे। तो ये अपने पास आ गया रूट के अंदर 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे अपन, एक बार फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो वही थर्ड इक्वेशन प्लस फर्स्ट इक्वेशन। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 5 प्लस 13 कितना हो गया, 18। तो a स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, 9। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, प्लस माइनस का 3। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे थर्ड इक्वेशन माइनस का फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आएगा अपने पास कितना कि 2b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 5, ये आ गया 8। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही आ रहा था। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा, ये किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस ए कितना आया है, 3। तो 3, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा, 2 आयोटा। और निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, तो ये प्लस माइनस तो आएगा ही कॉमन, 3। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो 3 माइनस का
2 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। अब अपन को करना क्या था, इस पूरे को निकालना था। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके भी निकाल लेते हैं, है ना, तो वो भी इसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली एक बार तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो अपन क्यों ना यही शुरुआत में स्क्वायर रूट निकाल के करें इसको। तो अब ऊपर तो इन दोनों को ऐड करना है, तो नाउ जो अपन को एक्सप्रेशन पूछा था इसको मान लो ई बोल देते हैं। ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है इसको क्या बोल देते हैं, ई। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर इन दोनों का एडिशन है, दोनों को जब ऐड करोगे दोनों से प्लस माइनस कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस का 3 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट, तो इसमें भी प्लस माइनस कॉमन आएगा। अब दिस माइनस दिस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो 3 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 3 और प्लस का 2 आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना 4 आयोटा, तो ये आ गया अपने पास कितना 3/2 आयोटा, सॉरी आयोटा क्या डिनोमिनेटर में, और आयोटा कभी अपन डिनोमिनेटर में तो रखते नहीं है, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको पूछने को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हो। इंटीजर टाइप में पूछ सकते हैं कि ये जो है वो मान लो आपको दे दिया कि दिस इज इक्वल टू के आयोटा, दिस इज इक्वल टू कितना के आयोटा, अब वो पूछ लें, या फिर इस टाइप से दे दे कि दिस इज इक्वल टू m अपॉन n आयोटा, m अपॉन n आयोटा, और m और n कैसे हैं अपने पास को प्राइम नंबर हैं, m और n कैसे हैं को प्राइम नंबर है, देन m प्लस n ये किसके इक्वल होगा, m और n किसके इक्वल होगा, तो देखो अपन इसको कंपेयर करेंगे अपने किससे, इस वाले से, पहले वाले से, इसी से कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 2, है ना, तो को प्राइम लेने हैं। कुछ लोग सोचे कि सर अगर अपन m अपॉन n आयोटा, ये अपने पास आया 3 अपॉन 2 आयोटा, आपने m3 ले लिया n2 ले लिया, इसमें अगर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 अपॉन 4 आयोटा, तो अब m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 4, लेकिन क्या बोला था कि m और n को प्राइम है, तो अगर अपन 6 और 4 लेंगे तो 6 और 4 को प्राइम थोड़ी ना है। को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या होना चाहिए 1। 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा 2, तो इसलिए m और n इसी फॉर्म में लिखे रहने देंगे 3/2 के फॉर्म में, तो m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसा भी बना सकता है, ऑब्जेक्टिव बना सकता है, इंटीजर टाइप बना सकता है, फिल इन द ब्लैंक बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ठीक है ना, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये अपने पास स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। तो आज अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, एक तो आर्गुमेंट पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अपन ने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टर्न पे अपन एक दो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अपन को उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, और इसके बाद अपने पास आता है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, जैसे मान लो z अपन लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b, या फिर अपन इसको x प्लस, किसी किसी किताब में a और b की जगह क्या लिखा होता है x और y भी लिखा होता है, तो ये जो अपन लिखते हैं x प्लस आयोटा y, ये अपने पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहलाता है अपने पास, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं, अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग अपने तरीके दिए हैं, और वो तरीकों से क्या है कि कैलकुलेशन जो है उसमें काफी इजी हो जाता है। जैसे एक अपन पढ़ेंगे इसमें क्या, कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे, क्या जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो भी कार्टेशियन फॉर्म ही है। दूसरा अपने पास आता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक अपने पास आता है आयलर फॉर्म, आयलर फॉर्म, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आयलर फॉर्म, ठीक है कि नहीं है, ये अपने पास आता है। और इसके बाद एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं डी मॉर्विस थ्योरम, ठीक है ना, ये अपन को पढ़नी है। तो नेक्स्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ये आज अपने शायद आर्ग्यूमेंट पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो आर्ग्यूमेंट के भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा डिस्कस करूंगा 4-5,
एक दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, और ये अपन को 4 फॉर्म करनी है और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा जो है आपके 11 का तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, लेकिन अपन को इसके थोड़ा आगे का भी पढ़ना है, कंपटीशन का भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके आगे का फिर उसके अगले टर्न से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हफ्ते में स्कूल लेवल का तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हो जाएगा और कंपटीशन का थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हो जाएगा। चलिए, आज जितना भी कराया उसको अच्छे से रिवाइज करना है ना। जितना मतलब पूरा पढ़ने के बाद आप बिना देखे सब चीज लिखने की कोशिश करना है कि सर ने आर्गुमेंट में क्या क्या बताया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या क्या बताया, स्क्वायर रूट कैसे निकालना बताया, उसका डायरेक्ट मेथड कैसे था, वो सारी चीजें जब आप खुद से कॉपी पे बिना देखे लिख दोगे तो आप समझ लो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।